शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से के साथ में। भूगोल के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं यूएसए के मैप को। ठीक है, अमेरिका के मैप को हम देखेंगे। सबसे पहले हम यूएसए की लोकेशन को देखेंगे कि कौन से महाद्वीप में ये पड़ता है। तो यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जिसको हम बोलते हैं, ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका में भी पार्टिकुलर कहाँ पर इसकी लोकेशन पड़ेगी, तो आप देख रहे हैं कनाडा और इसके नीचे मैक्सिको। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारा सेंट्रल अमेरिका। सबसे नीचे में ये डार्क ग्रीन हिस्सा है सेंट्रल अमेरिका का। इसके बाद मैक्सिको आ गया और मैक्सिको के बाद यूएसए है, यूएसए के ऊपर कनाडा है। ठीक है, और ये अलास्का है और इस तरफ हम देख रहे हैं ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क का यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन। यूएसए की लोकेशन आपने देख ली है पॉलिटिकल मैप के हिसाब से, पॉलिटिकल बाउंड्रीज के हिसाब से। इसके बाद आप यूएसए को देखिए कि अटलांटिक ओशियन किधर पड़ेगा, पैसिफिक ओशियन किधर पड़ेगा। तो अटलांटिक ओशियन पड़ता है अमेरिका के पूर्वी वाले हिस्से की तरफ में, और जब हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो पैसिफिक ओशियंस के साथ में यूएसए टच करता है। नीचे की तरफ फेमस एक लोकेशन है गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको की खाड़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी लोकेशन को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर ये पड़ती है। फिर ये आ गई हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली रेखा एक ये हो गई। ऊपर की तरफ में आप जाते हैं तो आर्कटिक सर्कल पड़ जाता है, ऐसी एक आड़ी रेखा। तो ये तो थी वर्ल्ड में यूएसए की लोकेशन कहाँ पर है। इसके अलावा इसका जो प्रोविंस वाला मैप है इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि कई कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि किसी देश का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, उस जगह से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग स्टेट में इसको बांट दिया गया है, जैसे कि देख रहे हैं आप कितने सारे स्टेट को मिला करके यूनाइटेड स्टेट अमेरिका बना है। कैलिफोर्निया, ठीक है, टेक्सास, मोंटाना, नॉर्थ डकोटा, ऐसे बहुत सारे इसके स्टेट हैं। फिर इसके फिजिकल मैप की यदि हम बात करें तो फिजिकल मैप में अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं रॉकी माउंटेन, ग्रेट लैक्स, आल्पेशियन माउंटेन। इनकी लोकेशन हमको याद रखना है। खाली यदि यहाँ पर सिंबल अकेला बना दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है तो हमें पता रहना चाहिए कि रॉकी माउंटेन की लोकेशन किधर पड़ेगी। तो जब अमेरिका के आप पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक हम देख रहे हैं रॉकी माउंटेन लंबे लंबे फैले हुए हैं। फिर आल्पेशियन माउंटेन की यदि हम बात कर लें तो आल्पेशियन माउंटेन पूरब की तरफ में लोकेटेड है। ठीक है, और फिर पूरब से आप थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ में जब आगे बढ़ते हैं तो ग्रेट लैक्स पड़ती हैं, 5 ग्रेट लैक्स, और यहीं पर है नियाग्रा फॉल्स। और ये वाला जो हिस्सा यहाँ पर दर्शाया गया हल्के पीले पीले कलर से बाउंड्री में, ये कोस्टल प्लेन है, मतलब कोस्टल यहाँ पर मैदान बने हमको दिखाई देते हैं। तो ये तो थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण लोकेशन। और ये देखिए आल्पेशियन माउंटेन जहाँ पर है ना, लिखाना है, यहीं पर वाशिंगटन डीसी है अमेरिका की राजधानी। यूनाइटेड स्टेट जो कि कवर करता है, टोटल एरिया कितना बड़ा है इसका आप देखिए, क्षेत्रफल खाली, ठीक है, 98,33,520 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया शेयर करता है। 48 यहाँ पर हमको स्टेट देखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया ये कवर करता है, कितना दिया है यहाँ पर, 80,80,470 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण माउंटेन हैं उनको तो हमने देख ही लिए हैं, जैसे कि रॉकी माउंटेन है, सियारा नेवाडा माउंटेन है और आल्पेशियन माउंटेन है। इसके साथ साथ में हमको कुछ यहाँ पर लोअर लोकेशन भी देखने को मिलती हैं, कुछ कम हाइट वाली जगह भी यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। मेजर रिवर्स की यदि हम बात करें, इसमें मिसिसिपी आ जाती है, मिसौरी आ जाती है, कोलोराडो, अराकनास, कोलंबिया। लार्ज लेक में इंक्लूड है ग्रेट लैक्स, ठीक है, जैसे कि सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, लेक इरी,
लेक ओंटारियो, जिस ग्रेट लेक्स की हम बात कर रहे थे उनके पांचों के पांचों नाम यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिर आ जाता है डेनाली माउंट मैकेनली, ये अलास्का में पड़ता है, स्टेट का हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, विच राइसेस टू एन एलिवेशन 20,322 फीट या फिर 6,194 मीटर की इसकी हाइट है। कहाँ पर है ये? अलास्का में है। ये जो पिक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ से आप एकदम क्लियरली समझ सकते हैं जो जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़े हैं उनको यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शित किया गया है। देखिए अलग अलग टाइप के माउंटेन रेंजेस यहाँ पर दिखाई गए हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पर माउंटेन के नाम भी हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं और सभी झीलों के यहाँ पर नाम बताए गए हैं। पिछली बार का जो मैप हम देखे थे उसमें ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई थी। यहाँ देख रहे हैं आप, ये सबसे ऊपर में सुपीरियर है, ठीक है, बीच में पड़ जाती है ह्यूरोन और ये आ गई हमारी मिशिगन लेक, और भी नीचे आते हैं तो एरी है, इसके बाद ओंटारियो है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नियाग्रा फॉल्स है। आल्पेशियन माउंटेन है, ये इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। माउंट वाशिंगटन कहाँ पर है? एकदम ऊपर में नॉर्थ की तरफ में हम जाते हैं तो माउंट वाशिंगटन पड़ जाता है। ये वाला मैदान हमने देखे हैं अटलांटिक एंड गल्फ कोस्टल प्लेन। इसके बाद ये जो फ्लोरिडा वाला हिस्सा है यहाँ पर फ्लोरिडा की जल संधि भी हमको देखने को मिल जाती है। अब यदि हम आ जाते हैं पश्चिम वाले हिस्से की तरफ में तो रॉकी माउंटेन रेंजेस हैं। ये पूरा का पूरा जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये ग्रेट प्लेन्स के अंतर्गत कहलाता है क्योंकि बहुत सारी नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। रॉकी माउंटेन है, फिर वासिज रेंज भी यहाँ पर पड़ जाती है। कुछ कुछ जो बॉर्डर एरिया में हमें देखिए कोच रेंजेस पहले नंबर की, ये एक तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद कास्केड रेंज है, फिर है सियारा नेवेडा रेंजेस। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ के पहाड़ी एरिया थे। ये मिसौरी रिवर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। यहाँ से जो नदियाँ हैं एकदम क्लियर हो जाती हैं। जैसे यूएसए की जो महत्वपूर्ण नदियाँ यदि हमको याद में रखना है तो देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रिवर हैं यूएसए की, मिसौरी रिवर। मिसौरी रिवर जा कर के किस में मिल जाती है? मिसिसिपी रिवर में मिल जाती है और कहाँ पर गिराती है अपने पानी को? मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। और एक हो जाती हमारी ओहियो रिवर जो कि आल्पेशियन माउंटेन से यहाँ से इस प्रकार से निकली है और मिसिसिपी रिवर में अपने पानी को मिलाती है। तो ये है मिसिसिपी रिवर का उद्गम और ये है मिसौरी रिवर। तो मिसौरी रिवर, मिसिसिपी रिवर और ये है ओहियो रिवर। अब आ जाता है कोलोराडो रिवर के बारे में जानकारी। तो ये कोलोराडो रिवर आप देख रहे हैं रॉकी माउंटेन से निकली है और ये पैसिफिक ओशियन में अपने पानी को गिराती है। फिर आ जाती है रियो ग्रेनेड रिवर। तो ये आप देख रहे हैं पूरी एकदम बाउंड्री से चल रही है और ये जो बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रेट प्लेन्स कहला जाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा आपको ग्रेट बेसिन वाला एरिया है, ये ग्रेट प्लेन वाला एरिया है। और ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ऐसा लंबा लंबा ये आल्पेशियन माउंटेन है। आज मैप के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कैनेडी स्पेस सेंटर है, इसलिए हमने अमेरिका का मैप देख लीजिए। यूएसए के यदि आप एकदम पूर्व की तरफ में जाते हैं और साउथ की तरफ में आ जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है कैनेडी स्पेस सेंटर, जहाँ से अमेरिका अंतरिक्ष में अपने यानों को, विमानों को, उपग्रहों को, सैटेलाइट को भेजने का काम करता है। तो कैनेडी स्पेस सेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन कहाँ है? कई बार यूपीएससी ने सही जोड़ी के रूप में इस प्रकार से जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है या जहाँ पर से अंतरिक्ष संबंधी चीज़ों को भेजा जाता है, सैटेलाइट को भेजा जाता है अंतरिक्ष में, वो जगह को सही जोड़ी के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है इसको भी सही जोड़ी के रूप में पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं और देख लेते हैं मैप के अंतर्गत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ को। तो स्पेस एक्स
अमेरिका की एक कंपनी है जिसने क्या काम करा है, यूएस, रसिया और यूएई यहाँ के जो एस्ट्रोनॉट हैं इनको स्पेस स्टेशन में भेज दिया है। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है 4 एस्ट्रोनॉट्स को। कहाँ पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर नासा ऑन थर्सडे। किसके लिए? नासा के लिए काम किया गया है। कहाँ पर भेजा जा रहा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थर्सडे। इसमें इंक्लूडिंग है फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरब वर्ल्ड। यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि अरब की दुनिया से जाने वाला जो पहला व्यक्ति है, गोइंग अप फॉर एन एक्सटेंडेड मंथ्स लॉन्ग स्टे, 1 महीने से भी ज़्यादा ये लोग अंतरिक्ष में रहने वाले हैं। द फाल्कन रॉकेट, कौन से रॉकेट से इसको भेजा गया है? फाल्कन रॉकेट से भेजा गया है और जगह का नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर आफ्टर मिडनाइट। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो पीआईबी से आई है। तो पीआईबी की पहली महत्वपूर्ण हम न्यूज़ देखेंगे एनसीपीसीआर से संबंधित। एनसीपीसीआर के बारे में आप कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे, ठीक है। कई बार एनसीपीसीआर बोल दिया जाता है इंग्लिश में और हमें समझ में नहीं आता। एनसीपीसीआर को हम हिंदी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या फिर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सीपीसीआर भी कहते हैं। एनसीपीसीआर का गठन किया गया था मार्च 2007 में। कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में इसका निर्माण किया गया था। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। इसका मैंडेट क्या है? इसको कौन सा काम सौंपा गया है कि सभी कानून, नीति, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार के प्रावधानों के साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के बाल अधिकारों के अनुरूप भी होना चाहिए। भारत सरकार कोई भी नीति कानून यदि बना रहा है तो वो संविधान के हिसाब से हो। दूसरा नंबर की बात, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से भी वो होना चाहिए। इसके बाद बात करी जाती है यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत एक बच्चे के लिए, ठीक है, बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच भी इसी के अंतर्गत की जाती है, एनसीपीसीआर के अंतर्गत। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012 काम कैसा हो रहा है उसकी भी निगरानी ये करते रहता है। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो न्यूज़ में तो कोई खास बातें यहाँ पर आई नहीं हैं, जैसे कि देख लीजिए आप, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इसने सेलिब्रेट किया है अपना 18वें नंबर का फाउंडेशन डे ऑन एम्पावरिंग गर्ल चाइल्ड को एम्पावरिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए 18वें नंबर का फाउंडेशन दिवस मनाया गया है एनसीपीसीआर के द्वारा। एनसीपीसीआर के बारे में तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं दिखाई देती है। हम इसके बारे में बेसिक जानकारी देख चुके हैं, बाकी यहाँ पर न्यूज़ के ही बारे में ज़्यादातर चीज़ें डिस्कस की गई हैं। इसके बाद द हिंदू की पहली खबर हम देखने वाले हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आज हम देखने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या जजमेंट आया है, सबसे पहले तो हम बेसिक जानकारी देखेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में। तो भारत के संविधान की यदि हम बात करें तो भाग 15 के आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक, कहाँ से कहाँ तक? भाग 15 में 324 से लेकर के 329 तक, भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जानकारी दी गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ये एक परमानेंट संवैधानिक निकाय है, परमानेंट संवैधानिक संस्था इसको हम बोल सकते हैं। इसमें कौन कौन आ जाते हैं? इसमें सबसे ऊपर बैठता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं।
इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल रहता है 6 साल का या फिर 65 साल की उम्र होते तक वो ड्यूटी करता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का या फिर 62 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो जाए तब तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ में चुनाव आयुक्तों को काफ़ी आज़ादी दी गई है, काफ़ी छूट दी गई है ताकि वो फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव कंडक्ट करा सकें। केंद्र सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार का दबाव ना हो, बिना दबाव के ये काम कर सकें। पहले चुनाव आयोग एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन फिर बाद में क्या होता है 1993 में 3 सदस्यीय आयोग वाला ये सदस्य बन गया था। तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ में कौन सी बातें बताई जाती हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा रही थी कि कैसे करके हम ये निश्चित कर सकते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वो फ्री तरीके से काम कर सके। तो इसके लिए तो आपको सही लोगों को सही पोजीशन में बैठालना पड़ेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग में जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको आप सही व्यक्ति कैसे करके चुन पाएंगे, इसी की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, इसी को लेकर के सुनवाई चल रही थी। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, थर्सडे के दिन उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसको हम लैंडमार्क जजमेंट कह सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके साथ साथ में इलेक्शन कमिश्नर, दोनों की जो नियुक्ति है वो अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। कौन नियुक्त करेगा? प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, लेकिन उसको एडवाइस किसकी किसकी चाहिए? एक पैनल है जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब लोकसभा में जो अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर की भी सलाह चाहिए। इसके साथ साथ में और क्या लिखा है? लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा या फिर द लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त कहना चाहिए लैंडमार्क जजमेंट है अभी तक का इतिहास में देखा जाए तो, क्योंकि हमेशा से ही ये डिमांड रही थी कि राष्ट्रपति अपने हिसाब से ना व्यक्ति को वहाँ पर बिठा दे। राष्ट्रपति बिठाने का मतलब ये है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से लोगों को वहाँ ना बैठा दे। इसलिए अब कौन कौन रहेंगे इसमें? प्राइम मिनिस्टर की सलाह चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह चाहिए, इसके साथ साथ में लोकसभा अपोजिशन की जो पार्टी रहेगी उसके लीडर की यहाँ पर सलाह चाहिए। यदि अपोजिशन पार्टी नहीं है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो लीडर रहेगा उसकी सलाह यहाँ पर ज़रूरी है। तो सरकार चाहती है जो निर्वाचन आयोग है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, न्यूट्रल होके काम करे और ऑनेस्टी के साथ में काम करे। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही व्यक्ति को वहाँ पर बैठा लें। और वो कब होगा? जब सरकार भी बैठे, अपोजिशन भी बैठे और न्यायपालिका भी बैठे, तब जाकर के सही व्यक्ति का सिलेक्शन किया जा सकता है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला महत्वपूर्ण एडिटोरियल है वो हम देखने वाले हैं साउथ एशिया की कंट्री से रिलेटेड ये आर्टिकल छपा है। साउथ एशिया को यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाया गया है, कौन कौन सी कंट्री आती हैं इनको आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर में अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, फिर इंडिया। ठीक है, छोटा सा ये बीच में समुद्र में मालदीव है, नीचे श्रीलंका है, ठीक है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश। तो एडिटोरियल में आज हम पार्टिकुलर इसी के ऊपर फोकस करने वाले हैं। साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज़ द रेजिलेंस इट नीड्स। साउथ एशिया की जो ह्यूमन कैपिटल है वो किस प्रकार से कोरोना के चलते चलते प्रभावित हुई है और अन्य जो समस्याएं हैं उनसे यहाँ का जो ह्यूमन कैपिटल है कैसे प्रभावित हो रहा है, कैसे करके हम यहाँ से रिकवर हो सकते हैं और कैसे करके हम ह्यूमन कैपिटल को और भी बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर ये आर्टिकल फोकस करता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं कई सारे क्राइसिस आए हैं, कई सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं। आर द नॉर्म रेदर देन एक्सेप्शन। ये एक नॉर्मल कंडीशन हो गया है, जबकि पहले देखते थे कभी काल ऐसी घटनाएं घटित होती थी।
चाहे वो पेंडेमिक हो, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, कुल मिलाकर के सभी ने प्रभावित किया है सब तरीके से साउथ एशिया को। ठीक है, 2020 से ही हम देख रहे हैं मंदी का दौर चले आ रहा है। खाली कोविड-19 के चलते चलते ही कितने सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो जिनकी जो लाइवलीहुड है वो रिस्क में चली गई है, चाहे वो जान हो चाहे वो लाइवलीहुड हो, दोनों ही रिस्क में चली गई है। एंड इट्स इम्पैक्ट हैव ऑलरेडी अंडरमाइंड डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट गेन। 10 सालों की जो उपलब्धि हमने हासिल करे थे, डेवलपमेंट हासिल करे थे, वो मात्र 1 साल में ही ख़त्म हो गया है कोविड-19 के चलते चलते। ह्यूमन कैपिटल की बात करी जाती है, मानवीय पूंजी की बात करी जाती है। दिस इज डीपली डिस्ट्रेसिंग बिकॉज द नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ दैट पीपुल एक्यूमुलेट देयर ह्यूमन कैपिटल is a critical source of the resilience that countries rely on for recovery। अब यदि किसी भी देश को रिकवर करना है तो वहाँ के लोगों को नॉलेज देना होगा, उनको स्किल देना होगा, उनका हेल्थ के ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई भी देश रिकवर कर सकता है। मतलब उसकी जो मानवीय पूंजी है उसके ऊपर उसको खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि साउथ एशिया को ज़रूरत है कि वो अर्जेंट पॉलिसी लेकर के आए, ताकि अपना जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें वो कुछ सुधार कर सके, प्रोटेक्ट कर सकते फ्यूचर जनरेशन को। गवर्नमेंट अक्रॉस साउथ एशिया नीड टू टेक अर्जेंट पॉलिसी एक्शन एंड इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। तो हम देख रहे हैं कैसे करके अंडर यूटिलाइज एसेट अभी पड़ा हुआ है, उस अंडर यूटिलाइज एसेट को हमें खर्चा करना है, उसका सही जगह इस्तेमाल करना है। साउथ एशिया के जो पीपुल हैं वो इसके बिगेस्ट एसेट माने जाते हैं। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है साउथ एशिया की? यहाँ के रहने वाले लोग। लेकिन ये लोग यदि बेरोजगार हैं, इनके पास स्किल नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर सकते, खाली बोझ बनकर ही रह पाएंगे। हम देख रहे हैं कि साउथ एशिया की जो लगभग आधी पॉपुलेशन 24 साल से कम उम्र की है एंड ओवर 1 मिलियन यंग पीपुल, 1 बिलियन से भी ज़्यादा यंग पीपुल एंटर करने वाले हैं लेबर फोर्स में हर महीने 2030 तक। द रीजन कुड रीअप एन इनवायबली हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं इस क्षेत्र के पास में बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। यदि इस वर्कफोर्स को आप सही जगह लगा देते हैं तो बहुत बड़े बड़े काम देशों के होने वाले हैं, और यदि इसको आप सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो फिर ये आपके सामने बेरोजगारी की समस्या रहेगी और बेरोजगारों की भीड़ ही आपके पास में है। ठीक है, लेकिन ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर यंग लोग हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जो साउथ एशिया है ये बुरी तरह से फेमस है काई के लिए? स्टंटेड चिल्ड्रन के मामले में भी। मतलब यदि हम कह जरूर रहे हैं कि हमारे पास यंग बच्चे हैं, लेकिन जब आपके यंग बच्चे स्वस्थ नहीं हैं तो वो किसी भी काम के नहीं हैं। स्टंटेड मतलब जिनकी हाइट कम है, उम्र के हिसाब से उन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पा रही है। एंड ए चाइल्ड बॉर्न इन द रीजन टुडे कैन बाय द एज ऑफ 18 एक्सपेक्ट टू अटेन ओनली 48% ऑफ देयर फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। आप ये समझ लीजिए यदि कोई बच्चा 18 साल का हो रहा है तो केवल 48% ही प्रोडक्टिविटी उसकी हमें मिलने वाली है। इफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल वर टू इम्प्रूव, रीजनल जीडीपी पर वर्कर वुड डबल। अब आप ये समझ लीजिए यदि आप ह्यूमन कैपिटल में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं ना, तो जो रीजनल जीडीपी पर वर्कर है वो डबल हो जाएगी, ये यहाँ से कुछ सुधार हो जाएगा। साउथ एशियन गवर्नमेंट का जो एवरेज स्पेंडिंग है उसको आप देखिए, जस्ट वो 1% खर्चा करता है जीडीपी का हेल्थ के ऊपर। 2.5% कहाँ खर्चा करते हैं ये लोग? एजुकेशन के ऊपर। वहीं यदि आप कंपैरिजन करें, तुलना करें ग्लोबल एवरेज का, वो है 5.9% हेल्थ के ऊपर और 3.5% है एजुकेशन के ऊपर। तो भारत को भी यहाँ से सीखना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर उसको कम से भी कम 5.9% तो खर्चा करना चाहिए। और
हेल्थ के ऊपर 6% और एजुकेशन के ऊपर लगभग 3.5% खर्चा करना होगा जीडीपी का। कोविड-19 के चलते चलते क्या हुआ, एडिशनल जो 35 मिलियन लोग थे पूरे साउथ एशिया के, ठीक, ये कहाँ पर चले गए, एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले गए, गरीबी से भी और भी ज़्यादा गरीबी में चले गए। डील्ड एन अनप्रेसिडेंटेड ब्लो टू द रीजन्स ह्यूमन कैपिटल, और इससे हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है वो बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। Among its most woeful impact is rise in learning poverty or the inability to read, understand a simple text by the age 10। सबसे ज़्यादा बुरा असर हम देख रहे हैं लर्निंग पावर्टी के ऊपर। गरीबी पढ़ाई लिखाई में भी आ गई है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं सिंपल टेक्स्ट को भी। 10 साल की उम्र तक आप सोच लीजिए क्या हाल है यहाँ का। वहीं यदि हम अराउंड द वर्ल्ड की बात करें, विश्व भर की बात करें, तो जो ऑन एवरेज स्कूल्स रिमेन क्लोज्ड फॉर इन पर्सन लर्निंग बिटवीन 2020 एंड 22 फॉर 141 डे। पूरे विश्व भर में आप देखेंगे 2020 से लेकर के 22 तक 141 दिन स्कूल बंद रहे, लेकिन साउथ एशिया में आप देखोगे डबल आ गया है इसका आंसर। 225 दिन स्कूल आपने बंद करके रखे थे। Coupled with ineffective remote instruction, this increased South Asia's learning poverty from 60 से लेकर के 78%। स्कूल तो आपने बंद कर दिए हैं, लेकिन आप ऑनलाइन भी बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। इसके चलते चलते, ठीक है, जो लर्निंग पॉवर्टी है वो 60 से लेकर के 78% हो गई। पहले 60% थी, आज के टाइम में देखेंगे तो आप 78% हो गई है। द पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल पीपुल फेल फर्दर बिहाइंड, और सबसे ज़्यादा इसमें पिछड़ गए हैं गरीब लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यदि बात करें तो बांग्लादेश में पुअरेस्ट स्टूडेंट लॉस्ट 50% मोर इन टर्म ऑफ लर्निंग देन रिचेस्ट स्टूडेंट। बांग्लादेश में आप देखोगे जो गरीब बच्चे हैं उन्होंने 50% हिस्सा अपनी पढ़ाई का खो दिया था, यदि आप रिचेस्ट स्टूडेंट की तुलना उनसे करते हैं तो। कई सारे कंट्री ऐसी भी हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार की रिकवरी हमको नहीं दिखाई दे रही है। साउथ एशिया के जो स्टूडेंट हैं उनका जो लॉस है वो 14.5% है ऑफ देयर फ्यूचर अर्निंग। आपने जितनी भी फ्यूचर अर्निंग अभी तक करी थी उसका आपने 14% तो खो दिया है। साउथ एशिया की यहाँ पर बात करी जा रही है। कुछ इंटरवेंशन हैं जिसके चलते चलते कुछ फ़र्क हम ला सकते हैं। इसके लिए वेल डिज़ाइनिंग होना चाहिए एंड इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशन होना चाहिए, जिसके चलते चलते ही हम कुछ अंतर ला सकते हैं। रिसेंट एविडेंस हमको ये बताते हैं, कुछ सजेशन ये दिए जाते हैं, यदि आप सिंपल और लो कॉस्ट एजुकेशन के प्रोग्राम चला रहे हैं तो काफ़ी कुछ स्किल्स हम बच्चों में पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बांग्लादेश की बात करी जाती है, अटेंडिंग ए ईयर ऑफ एडिशनल प्री स्कूल, ठीक है, स्कूल खुलने वाला है उसके पहले ही सरकार ने प्री स्कूल चालू कर दी है। लगभग यहाँ पर 2 घंटे का सेशन है। यहाँ से सिग्निफिकेंट तरीके से इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिला था लिटरेसी में, न्यूमरेसी में, सोशल डेवलपमेंट स्कोर्स में। मतलब लिटरेसी, न्यूमरेसी और सोशल डेवलपमेंट, तीनों के तीनों में डेवलपमेंट लाया जा सकता है मात्र 2 घंटे का प्री स्कूल लगा करके। वहीं तमिलनाडु जैसी जगह की बात करें तो 6 महीने का जो एक्स्ट्रा रिमेडियल क्लासेस रही थी आफ्टर स्कूल हो गया है। इसके बाद 6 महीने और जो है पढ़ाई करी गई है, इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिला था स्टूडेंट को। अब वो कैचअप कर सकते हैं ऑन अबाउट 2/3 ऑफ लॉस्ट लर्निंग लिंक्ड टू 18 मंथ ऑफ स्कूल क्लोजर। 18 महीने जो स्कूल बंद रहा था उसके चलते चलते जो लॉस हुआ था उसकी रिकवरी यहाँ से हो गई है। और आगे नेपाल का यहाँ पर एग्जांपल दिया जाता है, गवर्नमेंट टीचर रन ए फोन ट्यूटोरियल प्रोग्राम। गवर्नमेंट टीचर ने क्या काम चलाया था, फोन ट्यूटोरियल प्रोग्राम चलाया था। इसके चलते चलते स्टूडेंट का जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी है वो 30% बढ़ गई थी। Given the high return to human capital, the huge losses
inflicted by the pandemic and regions' vulnerability to a variety of shocks. Even the constrained government budgets, scaling up these interventions should be no-brainer. अब आप देख लीजिए पेंडेमिक के चलते चलते कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, ये जो क्षेत्र है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। गवर्नमेंट ने भले ही अपना बजट कम कर दिया है, गवर्नमेंट ने जब अपना बजट कम कर दिया है तो ये जो क्षेत्र है इस चीज़ के लॉस को फिर से फिलअप नहीं कर सकता है। ग्लोबली यदि हम बात कर रहे हैं, कंट्रीज दैट हैव सिस्टम इन प्लेस टू सपोर्ट इंडिविजुअल एंड फैमिलीज बिफोर ए क्राइसिस स्ट्राइक्स कैन बेटर प्रोटेक्ट देयर सिटीजन ड्यूरिंग क्राइसिस। तो आपको क्या काम करके रखना है, ऐसी कंट्रीज़ जो कि सिस्टम लेकर के आ जा रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं इंडिविजुअल को, फैमिली को क्राइसिस के पहले ही, तो ये जो है बेटर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिटीजन्स को क्राइसिस के दौरान में। और फिर वर्ल्ड बैंक की स्टडी भी यहाँ पर बताई जाती है जिसका नाम है कोलैप्स एंड रिकवरी। कैसे करके कोविड-19 ने ह्यूमन कैपिटल को ख़त्म किया है और आप इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे करके यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। ये एनालाइज करता है पेंडेमिक के इम्पैक्ट को, यंग कपल के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ा है, स्ट्रेस कितना रहा है, मल्टी डायमेंशनल रहा है कि नहीं रहा है, कम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, पीपल रिक्वायर टू एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ्स बिल्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। इसलिए किसी भी व्यक्ति को हेल्थ, एजुकेशन और स्किल, इसके ऊपर गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा, तब जा कर के उसके लोगों को कोई भी देश मजबूत कर सकता है। इसके बाद डाटा और टेक्नोलॉजी की बात करी जाती है कि डाटा एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम क्या काम कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड कर सकते हैं और जो लॉस हुआ है उसकी भी रिकवरी हो सकती है। इस प्रकार का जो सिस्टम रहेगा वो कंट्री को हेल्प करेगा, ठीक है, कंट्री बेटर रिस्पॉन्ड दे सकते हैं फ्यूचर में यदि किसी प्रकार का क्राइसिस आता है तो हमको पता है कि क्राइसिस जितने भी होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं एंड ऑफन प्रेजेंट रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। A well-functioning system is one that can spring into action the moment a shock strikes, ensure essential services। एक बेहतरीन सिस्टम हम किसको कहेंगे, ठीक है, जो कि इंश्योर करे इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि हेल्थ केयर और लर्निंग। आपने किसी भी क्राइसिस से लड़ाई लड़ने के लिए एक सिस्टम लेकर के आए हैं और वो सिस्टम हेल्थ केयर कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा है, लर्निंग कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है आपका जो सिस्टम है वो वेल फंक्शनिंग है एंड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू इवॉल्व एज नीड चेंज। उस सिस्टम में ज़रूरत के हिसाब से चेंज करने की भी खासियत होना चाहिए, जैसे कि सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम होना चाहिए दैट रैपम टू मीट अर्जेंट नीड, जो कि ज़रूरत पड़ती ही ऐसे क्राइसिस के टाइम में। इसके बाद फ्रंट पेज से हमने एक न्यूज़ को डिस्कस करे थे ना, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से रिलेटेड। वहीं पर एक और बात यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलती है, कोर्ट ने आगे एक फर्वेंट अपील करी है, किससे, पार्लियामेंट को, ठीक है। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब देख लेते हैं। फर्वेंट का मतलब होता है उत्सुक, ठीक है, उत्साही। पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट के साथ में एक अपील करी है कि आप सेटअप करिए एक परमानेंट सेक्रेटरीट। किसको सेटअप करने की बात करी जाती है, एक परमानेंट सचिवालय की स्थापना करिए विच ड्रॉस इट्स एक्सपेंसेस डायरेक्टली फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड नॉट द गवर्नमेंट। क्या कहा जा रहा है, जो कि अपना जितना भी खर्चा है वो कहाँ से ले, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ले, सरकार से खर्चा ना ले। वन ऑफ द वेज द एग्जीक्यूटिव कैन ब्रिंग द ईसी टू इट्स नीज इज बाय स्टार्विंग इट ऑफ रिक्वेस्टिंग फाइनेंस मच नीडेड फॉर इट्स इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग। देखिए, सरकार क्या है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रभावित कर सकती है। क्या काम कर सकती है, हो सकता है कि इसको पैसे देना बंद कर दे,
पैसे से इसको दबाना चालू कर दे, इसलिए क्या काम करना चाहिए, एक कंसोलिडेटेड फंड से इसको पैसे हम दें, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद फॉरेन वाले हिस्से से यदि हम देखें तो इंडिया और इटली, ठीक है, दोनों अपने संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं। दोनों ने ही कुछ एमओयू साइन किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको हम देख लेते हैं। तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो संबंध है काफ़ी गाढ़े होते जा रहे हैं। इंडिया और इटली की यदि हम बात करें, थर्सडे के दिन अनाउंसमेंट किया है कुछ बायलैटरल रिलेशन से रिलेटेड एमओयू, जिसके अंतर्गत स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करी जा रही है। किसके साथ में? इटली के साथ में। डिफेंस कोऑपरेशन की बात करी जा रही है यहाँ पर। वेलकमिंग इटलीज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इंडो पैसिफिक। मिस्टर मोदी का कहना है कि जो इटली है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। इटली हैड डिसाइडेड टू जॉइन द इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ठीक है, इटली ने डिसाइड किया है कि वो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव को ज्वाइन करेगा। इससे क्या होगा? इससे हमें आइडेंटिफाई करने में मदद मिलने वाली है कॉन्क्रीट थीम फॉर इन्हेंसिंग आवर कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। इससे क्या है, और भी जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसके अलावा दोनों देशों ने बात किया था डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। माइग्रेशन और मोबिलिटी को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई थी। फिर आ जाती है रायसीना डायलॉग। 8वें नंबर का जो रायसीना डायलॉग जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, किसके साथ में? मिनिस्ट्री